बच्चों, गुड इवनिंग। भारत का विकास अनुभव और पाकिस्तान और चाइना के साथ उसका कंपेयर करना, इसके अंतर्गत हम चल रहे थे। भारत का इकोनॉमी के रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने देख ली थी, पाकिस्तान के साथ तुलना कर ली थी। आज हम बात करेंगे चाइना की। किसकी बात करेंगे? चाइना की बात करेंगे, चीन की बात करेंगे। जैसे हमने इस्लामिक गणतंत्र की बात की थी पाकिस्तान में, रिपब्लिक ऑफ इंडिया या इंडियन रिपब्लिक की बात की थी इंडिया के संदर्भ में, इसी तरह से चाइना का जो आधिकारिक रूप से जो कहा जाता है चाइना को, वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आधिकारिक रूप से जनसंख्या की अगर बात करें, हमारे यहाँ पे 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी, यहाँ पे 2014 में हुई थी, और 2014 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनगणना 135 करोड़ है। 135 करोड़ चाइना की पॉपुलेशन। इसका एरिया जो है, क्षेत्रफल है 95,61,000 वर्ग किलोमीटर। 95,61,000 वर्ग किलोमीटर। तीनों देशों का आप जो है पूरा डेटा याद रखेंगे। और अगर 2014 की पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग बात करें तो हम दुनिया का सबसे बड़ा जो है जनसंख्या वाला देश है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके अनुसार हमने जनसंख्या को, इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन चूंकि जनगणना नहीं हुई है, इसलिए 2014 की जनगणना के अनुसार भारत में 2011 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो है हम चाइना की जनगणना को सबसे ज्यादा मानते हैं। समुद्री किनारा इसका 6,400 किलोमीटर है बेटा। 6,400 किलोमीटर समुद्री किनारा चाइना का, जिसमें येलो समुद्र लगता है, येलो सी। पूर्वी चीन समुद्र है और दक्षिणी समुद्र इसमें लागू होते हैं। अब इसके पूर्व में कौन कौन से याद रखना, लिख लो इसको। इसके पूर्व में जो है रूस और उत्तरी कोरिया। रूस और उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया कौन सा? जिनपिंग वाला, डॉन वाला। इसके पूर्व में रूस और उत्तरी कोरिया। उत्तर में रूस और मंगोलिया। आप सोच रहे होंगे कि ये जो रूस है, ये पूर्व में भी आ गया, उत्तर में भी आ गया। हाँ बेटा, दोनों जगह आ गया, मिसप्रिंट नहीं है, ये दोनों जगह आ गया, क्योंकि रूस इतना बड़ा है कि चाइना के पूर्व में भी आ रहा है और चाइना के उत्तर में भी आ रहा है। रूस और मंगोलिया। और उसके बाद में पश्चिम में पाकिस्तान सारा आ गया। जितने भी तान है ना, सारा की तान लागी। कोई सा तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पश्चिम में सारे तान हैं। कौन कौन से हैं? तजाकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान। जस्ट अ मिनट। किर्गिस्तान, उसके बाद में कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये जो है इसके पश्चिम में है। पूर्व में आ गया, उत्तर में आ गया, पश्चिम में आ गया। अब देखिए, हमने बार बार कहा है कि चाइना जो है हमारा पड़ोसी देश है। इसका मतलब दक्षिण में भारत और भारत के उस साइड के पड़ोसी देश आ जाएंगे। चाइना के साउथ में जो है वो आ जाएगा बेटा जी, कौन? भारत। और भारत के साथ भारत के कुछ पड़ोसी देश। कौन से पड़ोसी देश? नेपाल, भूटान, म्यांमार। ये तो कुछ पड़ोसी देश। और कुछ एक ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश नहीं हैं, लेकिन चाइना के साउथ में हैं, जिसमें लाओस और वियतनाम का नाम आता है। लाओस और वियतनाम, ये जो जगह है देखेंगे आप, म्यांमार वाली, नेपाल वाली, है ना, ये सब, इनकी अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर और चेहरे मोहरे की बात करें तो ये चाइना के जैसे दिखते हैं। आंखें जो हैं इनकी छोटी होती हैं।
याद रखना, दक्षिण में जहां भारत है, भारत के साथ कौन कौन से देश हैं? नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये तीनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं। याद होगा ना, ये नक्शा जो था, इसमें इस साइड में जो है पाकिस्तान था और इस साइड में चाइना है, और चाइना के साथ यहाँ पे नेपाल, इधर भूटान, इधर नीचे की साइड में म्यांमार आया था, याद है? तो ये सारे के सारे चाइना के पड़ोसी देश हैं, यानी इसके चाइना के इधर लगते हैं, और इधर कौन सी दिशा है? दक्षिण है। और इसकी राजधानी की बात करें, याद कर लेना आप, बीजिंग है। राजधानी कौन सी है? बीजिंग है। चाइना की राजधानी बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग, याद कर लेना बेटा, अच्छे से याद कर लेना, चाइना की राजधानी बीजिंग होती है ना। लेकिन चाइना की राजधानी बीजिंग तो है, लेकिन देश का सबसे बड़ा शहर जैसे दिल्ली नहीं है, भारत का सबसे बड़ा शहर जो है दिल्ली नहीं है, मुंबई है ना, इसी तरह से चाइना का सबसे बड़ा शहर बीजिंग नहीं है, संघाई है। चाइना का सबसे बड़ा शहर संघाई, याद रख लेना बेटा, चाइना का सबसे बड़ा शहर संघाई। बीजिंग राजधानी है, संघाई शहर है। दिल्ली राजधानी है, मुंबई सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा नगर कह सकते हो, सबसे बड़ा शहर कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ की इकोनॉमी की, यहाँ की अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था बेटा बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था यहाँ की है, लेकिन हम इसको विकसित अर्थव्यवस्था नहीं कह के यहाँ की अर्थव्यवस्था को कहेंगे विकासशील। कैसी अर्थव्यवस्था कहेंगे? विकासशील। विकासशील इसलिए है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी में जो है ना, कोई भी देश विकसित होता है, लेकिन ये विकासशील है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बड़ी है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन को हम, यहाँ की इकोनॉमी को हम कहेंगे कि ये विकासशील है। प्रति व्यक्ति आय भी सापेक्षिक रूप से निम्न है, इंडिया की तुलना में बहुत अच्छी है, लेकिन विकसित राष्ट्रों की तुलना करें तो यहाँ पे थोड़ी सी कम है। हालांकि 1970 के दशक के बाद में इन्होंने काफी विकास किया है बेटा, 1970 के दशक में इन्होंने काफी विकास किया है, और जीडीपी इनके 1978 और उसके 20 साल बाद 1998, 1978, 1978 याद रख लेना बेटा, है ना। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जिस साल में जन्मा था उस साल चाइना में जो है काफी जीडीपी में वृद्धि हुई थी, और इसके 20 साल बाद में 1998 में इन दोनों सालों में लगभग चाइना की जीडीपी में 4 गुना वृद्धि हुई बेटा। कितनी गुना वृद्धि हुई है? 4 गुना बढ़ी है। और 1990 के दशक में विदेशी निवेश खूब सारा बढ़ा है, 90 के दशक में विदेशी निवेश खूब सारा बढ़ा है। और 2021 की बात अगर हम करें, 2021 के आंकड़े हमारे पास हैं, 2021 के आंकड़ों के अनुसार चाइना की जो जीडीपी है उसमें वृद्धि जो हुई है, वृद्धि दर जिसको हम कह सकते हैं, ग्रोथ रेट जो हम कह सकते हैं, वो बहुत अच्छी है, भारत की 6 के लगभग है, और ये है 8.1% की वृद्धि जो है वो चाइना में हुई थी। और एक स्पेशल इसमें और बात आती है, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है महान प्रगति उछाल। महान प्रगति उछाल बेटा कहीं नहीं मिलेगा, ये हिंदी वाले जो है ना, हिंदी कर देते हैं, ये आपको इंग्लिश नाम से ही मिलेगा। आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इंग्लिश में इस तरह से आपको मिलेगा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। चाइना में उद्योगों को विशेष महत्व देने के लिए, औद्योगिकरण को उच्च दिशा में ले जाने के लिए, औद्योगिकरण को घर घर ले जाने में, औद्योगिकरण को पॉपुलर करने में चाइना में एक विशेष अभियान चला था 1958 में बेटा। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है वो एक अभियान चला था औद्योगिकरण को जो है घर घर ले जाने में। उसके बाद में जो है एक तरह से ये कह सकते हैं घर घर उद्योग चलाने की जो है एक तरह से प्रेरणा मिली, लोगों को अनुमति मिल गई कि आप अपने उद्योग धंधे घर पे चलाइए। याद रखिए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में ये पूछा जा सकता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कौन से देश से रिलेटेड है? चाइना से रिलेटेड है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है? उद्योगों से रिलेटेड है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब लागू किया गया? 1958, 1958, 1958। और इसी 1958 में जो है ना, कम्युनिटी सिस्टम लागू किया गया खेती के मामले में, कम्युनिटी सामुदायिक खेती जिसको हम कहते हैं, कम्युनिटी एग्रीकल्चर, सामुदायिक खेती। सामुदायिक खेती का मतलब समुदाय के रूप में, ग्रुप के रूप में खेती जो है वो की गई 1958 में। 26,000 कम्युनिटीज में बांटा गया इस देश को, कि 26,000 कम्युनिटीज में बांटा गया 1958 में। जिस साल ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ उसी साल जो है यहाँ पे कम्युनिटी सिस्टम जो है वो लागू हुआ बेटा, याद रख लेना। अब बात करेंगे आगे कृषि की। एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है?
भारत जैसी स्थिति है, भारत जैसी फसलें हैं, मिलती जुलती फसलें हैं, वहां पे भी बाजरा खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, वहां पे भी तंबाकू की खेती होती है। बस फर्क इतना है कि हम जो है कुछ नॉनवेज खाने वाले जो है कुछ मांस वास खाते हैं, और वो जो है ना कीड़े मकोड़े भी कौन छोड़ने हैं, कीड़ी भी खाते हैं नमक लगा लगा के, है ना। देखा होगा चाइना वाले बड़े, तभी तो वो इतने पावरफुल लोग हैं। कृषि की बात करें, कृषि इनका मुख्य धंधा है। 27% से अधिक जनसंख्या जो है वो खेती में लगी हुई है बेटा। 27% से ज्यादा जनसंख्या खेती में लगी हुई है। कुछ जनसंख्या जरूर, सॉरी, कुछ जमीन जो है वहां की उबड़ खाबड़ है, उपजाऊ नहीं है, लेकिन बाकी जो है ठीक ठाक सा काम चल रहा है। खूब सारे सुधार हुए, लेकिन जीडीपी में योगदान जो है वो खेती का वो काफी कम है। 9.7% योगदान है। 27% लोग खेती में लगे हुए हैं, और जीडीपी में योगदान जो है वो 9.7%। 9.7%। 1980 के बाद में किसानों की आय में खूब सारी वृद्धि हुई है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी वहां का जो टैक्स सिस्टम है, चाइना का टैक्स सिस्टम जो है, वहां का जो फीस का सिस्टम है, उस सिस्टम ने जो है किसानों की आय कम कर दी है। किसान जो कमा रहा है वो किस में चला जा रहा है? टैक्स एंड फीस के रूप में चला जा रहा है। इसलिए खेती जो है वो लाभकारी नहीं होके अलाभकारी व्यवसाय बन गया है चाइना में। चाइना में अलाभकारी व्यवसाय बना। एक बात याद रख लीजिए, चीन जो है वो दुनिया में चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखना, भारत नहीं है। चावल और गेहूं का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन सा है? चाइना है। चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चाइना है। उसके बाद में अन्य फसलें, शकरकंदी जिसको कहते हैं हम, स्वीट पोटैटो, बाजरा, जौ, मूंगफली, मक्का, सोयाबीन, आलू, गन्ना। नकदी की फसलों में कपास और तंबाकू का नाम आता है। इंडिया में भी कपास और तंबाकू का नाम आता है नकदी फसलों में, इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त तिलहन का उत्पादन किया जाता है, रेशम का उत्पादन किया जाता है, पटसन का उत्पादन किया जाता है, चुकंदर का उत्पादन किया जाता है, और भांग का उत्पादन किया जाता है। याद रख लेना, ये सारी चीजें इंडिया में भी होती हैं। बस याद रखना, अगर एकाधिकार की बात करें तो गेहूं और चावल जो है सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया में चाइना। गेहूं और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक। अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जिसको हम कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल को हस्बैंड नहीं बेटा, पशुपालन को एनिमल हस्बेंड्री कह सकते हैं, है ना। आप सोचेंगे हस्बेंड्री, कोई छोटा मोटा हस्बैंड जो होता होगा उसका हस्बेंड्री कहते हैं, नहीं बेटा, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन। पशुपालन के मामले में जो है ना, यहाँ पे पशुपालन का उद्योग धंधा जो है बड़े पैमाने पे किया जाता है। गोश्त के उत्पादन में, गोश्त जानते हैं ना, मीट के उत्पादन में, मांस के उत्पादन में, मांस के उत्पादन में सारी दुनिया में टॉप पे चाइना है। गेहूं चावल के उत्पादन में जो है टॉप पे चाइना है। मांस के उत्पादन में टॉप पे चाइना है। और मांस के उत्पादन में सबसे ज्यादा यहाँ पे मांस जो बेचा जाता है, या मांस जो है उत्पादन किया जाता है, वो गाय का मांस, बकरे का मांस, सुअर का मांस, बछड़े का मांस, ये जो है इंपॉर्टेंट है। दूसरे प्रकार के पशु जो है वो यहाँ पे रखे जाते हैं, वो रखे जाते हैं, भेड़ भी रखी जाती हैं, बछड़े, बकरियां भी रखी जाती हैं, और दूसरे प्रकार के पालतू पशु जो है वो यहाँ पे रखे जाते हैं। घोड़े भी रखे जाते हैं, गधे भी रखे जाते हैं, और इनकी मिक्स प्रजाति जो है खच्चर, वो भी इस देश में बहुतायत से पाए जाते हैं। मुर्गे भी पाले जाते हैं बेटा, मुर्गे भी पाले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे केवल मुर्गे पाले जाते हैं क्या? नहीं, मुर्गियां भी पाली जाती हैं, क्योंकि मुर्गियों के बिना मुर्गे क्या करेंगे। तो यहाँ पे मुर्गे और मुर्गियां दोनों पाले जाते हैं। यहाँ का अगर पशुओं की बात करें तो सुअर के बाल यहाँ का निर्यात का मुख्य धंधा है। सुअर के कड़े बाल, बहुत सख्त बाल जो हैं वो हैं। और मुख्य निर्यात की बात कर रहे हैं हम, गोश्त जिसको हम कहते हैं मीट, मांस जो है इसका, सुअर के बाल निर्यात किए जाते हैं, गोश्त निर्यात किया जाता है, और पशुओं से प्राप्त होने वाला प्रोटीन जो है, पशु प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, एनिमल प्रोटीन जो है, उसका निर्यात जो है बहुतायत से किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के मिनरल्स की, यहाँ के खनिज की। खनिज या यहाँ के मिनरल्स,
मिनरल्स जो है, चीन विश्व का एक मुख्य खनिज उत्पादन करने वाला देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी मात्रा में यहाँ पे जो है खनिज उत्पादन किया जाता है। और सबसे अधिक मात्रा में जो खनिज किया जाता है वो है यहाँ का खनिज कोयला। खनिज कोयला बेटा, यहाँ पे इस देश में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा किया जाता है? खनिज कोयला। कोयले के उत्पादन में चीन देश पूरी दुनिया में एक नंबर पर। कोयले के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में हमने देखा, गेहूं के उत्पादन में हमने देखा, गोश्त के उत्पादन में हमने देखा, और कोयले के उत्पादन में जो है चीन का प्रथम स्थान है। आसानी से खानों में निकलने वाला उच्च कोटि का कोयला वैसे तो पूरे देश में पाया जाता है, किंतु उत्तर और उत्तर पूर्व में इसके भंडार हैं। खनिज लोहा, एक अनेक प्रकार का लोहा आता है, खनिज लोहा, खनन के रूप में निकाले जाने वाला, मतलब इसको माइनिंग करके निकाला जाता है, खनिज लोहा। आयरन ओर कहते हैं, इसके भंडार बहुत ज्यादा हैं, आयरन ओर, खनिज लोहा कहते हैं हिंदी में। बड़ी खानें लियोनिंग में है, अंसान में है, बेनक्शी में है। और 1960 के दशक में तेल के कुओं की खोज हुई बेटा। 1960 के दशक में तेल के कुओं की खोज हुई, तेल के कुओं की खोज हुई। और एक कंडीशन ऐसी आई कि तेल के कुओं की खोज होने के बाद में चाइना जो है वो तेल का निर्यातक बन गया। तेल मतलब कौन सा तेल? पेट्रोलियम पदार्थ, है ना? तो स्टेशन वाला तेल मत मान लियो, पेट्रोलियम पदार्थ। यहाँ कुओं की खोज हुई तो पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यातक बन गया, एक बार के लिए बन गया निर्यातक। लेकिन उसके बाद में देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, उद्योग धंधों का विकास इन लोगों ने बहुत तेजी के साथ किया था, हमारी तरह से डिले नहीं रही ये लोग, बहुत तेजी के साथ उद्योग धंधों का विकास किया। तो यहाँ पे तेल की जरूरत हो गई ज्यादा, तेल की जरूरत हो गई ज्यादा मतलब मांग हो गई ज्यादा, और पूर्ति हो गई बेटा कम। और पूर्ति कम हुई तो फिर इन्होंने बाहर भेजना बंद कर दिया, और बाहर भेजने के बजाय कि भाई अपना तेल अपना घर हमारे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर और जरूरत हुई तो इन्होंने जो है आयात करना शुरू कर दिया। और घरेलू मांग पूरा करने के लिए उन्होंने समुद्र के अंदर जो है, समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर मतलब समुद्र के अंदर जो है वो कुएं खोदे गए। वो अथाह भंडार है समुद्र के अंदर, तेल का अथाह भंडार है समुद्र के अंदर, उनकी खोज की गई और वहां से जो है तेल निकालना शुरू कर दिए। क्योंकि समुद्र के अंदर जो तेल के भंडार जो हैं वो इतने विशाल हैं कि विश्व में जितने भी ज्ञात तेल के भंडार हैं उनसे कहीं अधिक हैं। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की बेटा, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार की क्या कंडीशन है यहाँ पे? फॉरेन ट्रेड के मामले में काफी अच्छी स्थिति है चाइना की। यहाँ के चीन द्वारा निर्यात किए जाने वाले मुख्य खनिज जो है वो टंगस्टन है, मुख्य खनिज टंगस्टन है, एंटीमनी है, टिन है, टंगस्टन, एंटीमनी, टिन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये सारे मुख्य खनिज हैं जो निर्यात किए जाते हैं। मरकरी जिसको हम कहते हैं हिंदी में पारा, मैग्नीज, बेराइट और नमक जो है वो इनका तो किया जाता है निर्यात। एंटीमनी, मैग्नीशियम, टिन और टंगस्टन, ये जो चारों है ना, इनके मामले में बहुत अच्छी कंडीशन है इसकी। नमक का उत्पादन बेटा, नमक के उत्पादन में चाइना दूसरे नंबर पर है। नमक के उत्पादन पे बेटा चाइना जो है वो दूसरे नंबर पर है, एक नंबर पे आता अमेरिका। नमक के उत्पादन में चाइना दूसरे नंबर पर है, एक नंबर पे कौन सा आता? अमेरिका आता। ये दिमाग में रख लेना। सोने के उत्पादन में इसका छठा है, लेड एस के मामले में सातवां स्थान है, आठवां स्थान है, सॉरी सातवां नहीं है, लेड एस के स्थान में इसका सातवां स्थान है। अब बात करते हैं आर्थिक सुधारों की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें। आर्थिक सुधार बेटा, आर्थिक सुधारों की क्या कंडीशन है? एक मिनट। आर्थिक सुधारों की बात करें तो यहाँ पे आर्थिक सुधार जो है वो 1970 के दशक के बाद में आर्थिक नीतियों में काफी परिवर्तन किए गए। आर्थिक नीतियों में काफी जो है पॉजिटिव परिवर्तन किए गए और उसमें विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए गए बेटा, विशेष आर्थिक जोन, विशेष आर्थिक जोन। अगर आपको जो है कई बार पूछ लेता है कि सेज क्या है, सेज क्या है, तो ये है विशेष आर्थिक जोन, या इंग्लिश में लिखें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक
जोन जो है ये इनकी स्थापना की गई, और इसी बार आर्थिक लेवल पे विकेंद्रीकरण किया गया। मैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की बात मैं दोनों कर सकता हूं, क्योंकि आर्थिक जो उद्योग धंधे वगैरह हैं उनको देश के हर हिस्से में ले जाना, वो विकेंद्रीकरण है। केंद्रीकरण का मतलब एक जगह सेंट्रलाइज कर देना। तो यहाँ पे विशेष आर्थिक जोन, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो स्थापित किए गए। एक मिनट बेटा। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ बिल्कुल एडमिशन होऊंगा, इंग्लिश में होऊंगा, 9th का इंग्लिश में होऊंगा, सब 9th का तो करवा दो, कोई दिक्कत को नहीं। कठिन तो पड़ेगा मामला थोड़ा सा, कठिन तो पड़ेगा। देखो टाबर 8 8 10वीं हिंदी 10वीं हिंदी रहेगी। अगली साल होगी 10वीं इंग्लिश, ऐसा साल हिंदी रहेगी, क्योंकि 8 गा गाल दो, कोई दिक्कत को नहीं। बाकी देखो मुश्किल तो काम है थोड़ा सा, क्योंकि 8वीं तक टाबर हिंदी मीडियम में पढ़ेड़ो है, 9th में वो तो है। करवा दो, कोई दिक्कत को नहीं। हम्म, ठीक है जी। हाँ करवा दो, कल आ जाओ तो स्कूल आ जाओ, बता देंगे। ठीक। Self-sufficiency. ये बात कर रहे थे हम आर्थिक सुधार की। आर्थिक सुधार के बाद, आर्थिक सुधार के साथ साथ एक बात और बताता जाऊं कि 2004 में जब आर्थिक परिवर्तन इतने शक्तिशाली हुए इस देश में, तो वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, दिमाग में रखना कि चाइना में एक पार्टी का ही राज रहता है। चाइना में डेमोक्रेसी है, लेकिन पार्टी एक ही है। भारत की तरह से अनेक राजनीतिक पार्टियां नहीं है, अकेली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। इसी के लोग चुनाव लड़ते हैं, इसी के लोग चुनाव जीतते हैं। इसकी डिटेल जो है आप पॉलिटिकल साइंस में जो है बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, जानते होंगे, और वहां पे आप पढ़ लेना। मैं इतना बता दूं कि चाइना में एकल पार्टी का राज होता है, चुनाव होते हैं, लोकतंत्र है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है देश में 2004 में जब आर्थिक परिवर्तन बहुत पावरफुल हुए, तो वहां पे निजी संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा का कानून बनाया। निजी संपत्ति की सुरक्षा के अधिकारों का कानून बनाया चाइना ने, निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून बनाया। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की, उद्योग। 1960 के पश्चात, 1960 के बाद उद्योग में जो बल दिया गया वो प्रादेशिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। कुछ टेक्निकल वर्ड हैं जो इंग्लिश में ज्यादा बेटर रहते हैं, इसको कहा गया
रीजनल सेल्फ सफिशिएंसी, रीजनल सेल्फ सफिशिएंसी, इस पे ज्यादा जोर दिया गया। इसके तहत जो है छोटी जगहों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में कई कारखाने जो हैं वो स्थापित किए गए। लोहे और इस्पात के कई केंद्र जो है उनकी आसपास में व्यवस्था की गई, और यहाँ पे जहां व्यवस्था की गई एक बड़ा सेंटर बना, उसका नाम था अनसान। उसका नाम अनसान, वहां पे कुछ आनसांग सोंग ऐसे कुछ बोलते होंगे ना, तो अनसान, वहां पे लोहे और इस्पात के जो है बड़े बड़े संयंत्र जो है देश में स्थापित किए गए, कुछ नए कारखाने स्थापित किए गए, और ये नए कारखाने लगभग वहां पे स्थापित किए गए जहां पे कपास पैदा करने वाले जो राज्य थे वहां पे। मुक्त व्यापार की नीतियां अपनाई गई, मुक्त व्यापार की नीतियां, देश की सीमाएं जो है वो दूसरे देशों के लिए खोल दी गई कि आइए भैया व्यापार करिए, हम भी जाएंगे आपके यहाँ पे, आप हमारे यहाँ पे आइए। मुक्त व्यापार की नीतियां स्थापित की गई। सबसे बड़ा लाभ हुआ समुद्र तट के जो निकट जो जितने भी शहर थे, नगर थे, उनका, क्यों, मुक्त व्यापार जब होगा तो बंदरगाहों का रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि समुद्र के किनारे से जो है वो जहाज जाएंगे, बंदरगाह जानते हो ना, जहां से जहाजों का आवागमन होता है, समुद्र के मार्ग, दूसरे देशों में जहाज जाएंगे, वहां से माल लेके आएंगे, यहाँ से माल भेजेंगे। तो जब मुक्त व्यापार की नीति हुई, विदेशों के साथ व्यापार हुआ, तो उसका सबसे बड़ा फायदा जो है, कोई भी जगह जब व्यापारिक बनेगी तो उस शहर के आसपास के लोगों को काफी फायदा होता है, वहां पे रोजगार बढ़ते हैं। समुद्र तट के जितने भी समीपवर्ती नगर थे उनको फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ का जो सबसे बड़ा नगर कौन सा है, एक तो हमने आपको बताया था, शुरू में बताया था, संघाई। यहाँ पे बंदरगाह भी बहुत बड़ा बंदरगाह है। टियानजिन और ग्वांगझू, टियानजिन और ग्वांगझू, यहाँ पे ये तीनों जगह काफी बड़े बंदरगाह स्थापित किए गए हैं। और हांगकांग, हांगकांग दक्षिण चीन का एक बड़ा बंदरगाह माना जाता है। हांगकांग दक्षिण चीन का एक बड़ा बंदरगाह माना जाता है, और 97 से पहले कॉलोनियल सिस्टम यहाँ पे हुआ करता था, और ये अंग्रेजों का कॉलोनी थी। ये उपनिवेश बनाते थे ना, अंग्रेजों ने उपनिवेशवाद बना रखा था ना, भारत को भी अपना उपनिवेश बनाया था। तो 97 से पहले हांगकांग जो है वो इंग्लैंड का या ब्रिटेन का जो है वो एक अंग्रेजों की कॉलोनी थी, एक तरह से कह सकते हैं, एक उपनिवेश था। और 1997 के बाद में इन्होंने जो है चाइना वालों का, ले लीजिएगा भैया अपना हांगकांग, आप संभालिए, हमारे को संभालना। और 2001 में, याद रखिए, 2001 में चाइना जो है वो WTO का सदस्य बन गया। किसका सदस्य बन गया? WTO का सदस्य बन गया 2001 में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और इसका मुख्य व्यापार जो है वो किसके साथ होता है? इसका मुख्य व्यापार बड़े देशों के साथ होता है, काफी पावरफुल देशों के साथ होता है। अमेरिका के साथ होता है, जापान के साथ होता है, साउथ कोरिया के साथ होता है, ताइवान के साथ होता है, और जर्मनी के साथ होता है। अमेरिका के साथ होता है, जापान के साथ होता है, साउथ कोरिया के साथ होता है, ताइवान के साथ होता है। जापान कहाँ लिखा? जापान भी मैंने लिख दिया होगा कहीं पे। जर्मनी के साथ होता है। तो ये बातें जो थी वो आपकी आर्थिक सुधार से संबंधित है। अब बात करें, चीन की समृद्धि दर जो है वो 8% से ऊपर रही है हमेशा। चीन की जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा 8% से ऊपर रही है। पिछले 30 सालों में चाइना ने जो है वो 10 गुना वृद्धि की है अपनी इकोनॉमी में, 10% से ज्यादा। चीन का सकल घरेलू उत्पाद 18.46 ट्रिलियन, 18.46 ट्रिलियन इसकी जीडीपी। पाकिस्तान की थोड़ी सी है, इंडिया की 11.35 की बात करें हम, 2021 वाली जो थी ना, ये 2022 के आंकड़े। इन आंकड़ों को मैं एक सारणी के द्वारा बताऊंगा आपको।
खुल जा सिम सिम। कई बार दिखता नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं बाद में खुद भी वीडियो देखता हूँ, मैं आत्म सम्मोहित बन के, हैं मेरे वीडियो नहीं देखूंगा, कैसा बोलता हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ। इसलिए मैं देखता हूँ कई बार ये छोटे हो जाते हैं, आप लोग बताते नहीं कि सर कुछ टेबल्स छोटी हैं। हालांकि हो सकता है आप छोटे बच्चे, आपकी आंखें, आपकी नजरें बड़ी तेज हैं, है ना, इसलिए आपकी पारखी नजरें सब कुछ देख लेती होंगी, लेकिन मेरी चश्मा के अंदर से कुछ दिखाई नहीं देता है, समझे। इसलिए हमें बड़ा करना पड़ता है। जीडीपी नाम मात्र, शुगला क्यों है नाम मात्र, चालू कीमतों पे, या जिसको यो जो है ना कि हिंदी इसी सूगलीन दिख रहा है, नाम मात्र नहीं कह के ये जो है ना, नाम मात्र किसको कह दिया, नॉमिनल जीडीपी होती है ये, नॉमिनल जीडीपी जिसको कहते हैं ना चालू कीमतों पर जीडीपी, उसमें ये सेकंड नंबर पे है दुनिया में। चालू कीमतों पर रैंकिंग जो है जीडीपी की, वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, और पीपीपी रैंकिंग, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर टॉप पे है। पीपीपी के आधार पे जीडीपी जो रैंकिंग है वो टॉप पे है, और नॉमिनल जीडीपी जो है वो सेकंड पे है। अब जो है नॉमिनल जीडीपी जो है वो 18.46 ट्रिलियन डॉलर, और पीपीपी के आधार पे 29.04 ट्रिलियन डॉलर। वृद्धि दर 8.1%। वृद्धि दर कितनी है? 8.1%। 8.1%, 8 से ज्यादा, इंडिया की 6 से ज्यादा, इसकी 8 से ज्यादा, हमसे बहुत ज्यादा है, याद रखना 8.1%। GDP nominal 18.46 and GDP at PPP 29.04 ट्रिलियन डॉलर। और प्रति व्यक्ति जो है, अगर आय की बात करें, प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें, तो $20,682, लगभग $21,000 के लगभग ये मामला आके बैठता है। और क्षेत्रवार बात करें तो कृषि क्षेत्र में जो है जीडीपी का योगदान 7.9%, उद्योगों का 40.5%, और सेवाओं का जो है वो 51.6%। आधे से ज्यादा भाग जो है वो सेवाओं का है। दूसरे नंबर पे उद्योग है, तीसरे नंबर पे कृषि है। इंडिया में 1 नंबर पे सेवाएं हैं, 2 नंबर पे कृषि है, 3 नंबर पे देख लेना आप। एसडीआर की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, एसडीआर 2020 के अनुसार मुद्रास्फीति की दर, महंगाई बढ़ने की दर 2.9%। और इंपॉर्टेंट बात करूं मैं आपको, गृहस्थ आय और उपभोग का प्रतिशत भाग जो है, गृहस्थ आय और उपभोग का प्रतिशत, आय जो है वो 10% और उपभोग 2.1%, ये न्यूनतम है। और अधिकतम जो उपभोग का प्रतिशत है वो 10% का 31.4% है। मेन चीज जो है वो नीचे वाले पे आते हैं, निर्धनता रेखा से नीचे इंडिया में 21.9% है, और चाइना में 2.1% है। श्रम बल यहाँ पे 778 मिलियन, 778 मिलियन, याद रखना बेटा, ठीक है। अब व्यवसाय के अनुसार श्रम बल दिखाई दे रहा होगा, और बड़ा करूं इसको, व्यवसाय के अनुसार श्रम बल, कृषि जो है वो 27%, कृषि 27% जो है, 27% लोग जो है वो खेती में लगे हुए हैं। उद्योगों में 29% लोग लगे हुए हैं। सेवाओं में 44% लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल जैसा जीडीपी में योगदान है वही पैटर्न है, सबसे ज्यादा सेवाओं में लगे हुए हैं, उसके बाद में उद्योगों में लगे हुए हैं, उसके बाद में कृषि में लगे हुए हैं। और बेरोजगारी की दर 2018 के जो अनुमान है वो 3.8% है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निर्यात जो है वो 3.36 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात होता है, और निर्यात के मुख्यतः भागीदार जो है वो अमेरिका, हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया। अमेरिका, हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया। ऐसा कुचरनी हमेशा चलती रहे, कुचमाद अमेरिका के साथ हमेशा चलती रहे, फिर भी इसके साथ निर्यात सबसे ज्यादा होता है। हमारा भी मुख्य भागीदार चाइना है, चीन चीन के साथ कुचरनी चलती रहे, लेकिन तो भी आ, विदेशी व्यापार में भागीदार बहुत बड़ा है, तो इसके साथ अमेरिका का व्यापार बहुत बड़ा है। आयात जो है वो आयात कम है इसके। देखिए इंडिया में मामला उल्टा था, निर्यात कम थे, यहाँ पे आयात कम है, 2.7 ट्रिलियन डॉलर। और आयात के मुख्य भागीदार हैं दक्षिण कोरिया, सबसे ज्यादा साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, यूए, 7.2%। ये जो है आपके
इसके आर्थिक सारांश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार के भागीदार आ गए। अब जो हम बात करेंगे चीन और भारत की तुलना करेंगे, चीन और भारत की तुलना करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, चीन और भारत की तुलना। देखिए, भारत की तुलना में चीन के पास सबसे पहली बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि चाइना जो है वो एजुकेशन के मामले में, किसके मामले में, एजुकेशन के मामले में हमसे बहुत आगे है। उसने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बाजार की स्थापना कर दी। हमारे यहाँ से बहुत सारे लड़के लड़कियां जो है, विशेष तो मैं सारे बातों की तो नहीं करूं, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे लोग जाते हैं, दूसरे सेक्टर्स में भी जाते हैं। पूरी तरह से एक इंटरनेशनल मार्केट बन चुका है वहां पे। हायर एजुकेशन के मामले में इंडिया और चाइना दोनों को ही काफी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन चाइना की स्थिति जो है वो इंडिया से काफी बेहतर है। यहाँ पे 100 उत्कृष्ट संस्थाएं हैं, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे देश के अंतर्गत। और बाकी जो है ना, चाइना और कोशिश कर रहा है कि और यूनिवर्सिटी बनाए, ताकि जो है चाइना के बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और इंडिया और आस पड़ोस के देशों के जो है वो भी वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं। टॉप क्लास वहां पे फैकल्टीज जो है वो देते हैं वो लोग, और वहां से बहुत शानदार तरीके से बच्चे वहां से निकल के आते हैं। हमारे यहाँ के भी बहुत सारे बच्चे जो हैं, जिनका इंडिया में मेडिकल में एडमिशन नहीं होता है, तो वो कहाँ चले जाते हैं, कुछ फिलीपींस चले जाते हैं, कुछ यूक्रेन चले जाते हैं। यूक्रेन आड़ा तो उल्टा रास्ते में बाज के उल्टा आ गया, क्योंकि वो लड़ाई लड़ुई हुई ना वो टाइम पर। और चाइना में खूब सारे मेडिकल करने के लिए जाते हैं। उच्चतर शिक्षा में निवेश के लिए चाइना ने रास्ते खोल दिए कि बाहर के विदेशी लोग जो हैं, उनको कहा कि भैया आइए आप हमारे यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करिए, यहाँ पे जो है ना संस्थान खोलिए, हम आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। कहने का मतलब, चाइना जो है विदेशी अध्ययन का एक बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है, बड़ा गंतव्य बन गया है। चीन में सकल निवेश की दर, सकल निवेश की दर जो है वो याद रख लेना 44% है। 44% सकल निवेश की दर है बेटा। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 2 से 3% के बीच में है। चीन का 25% भाग, या कहें कि हम लगभग 33-34 करोड़ व्यक्ति जो है उनको मिडिल क्लास माना जाता है, यानी ठीक ठाक कंडीशन में है। वॉलमार्ट एक बड़े स्टोर हैं, वॉलमार्ट, वॉलमार्ट स्टोर ने चीन के 20.25 बिलियन डॉलर का माल खरीदा। बड़े स्टोर है इंटरनेशनल। 20.25 बिलियन डॉलर का माल जो है वो चाइना से खरीदा, याद रखना। वॉलमार्ट जो है वो 8वां बड़ा भागीदार है, यहाँ का बड़ा हिस्सेदार है चाइना के विदेशी व्यापार का। और चीन में इस समय 430 से ज्यादा अरबपति हैं। और सबसे धनी व्यक्ति जो है चाइना का, सबसे अमीर व्यक्ति जो है चाइना का, डालियान बांडा ग्रुप का है। डालियान बांडा ग्रुप है, इनका एक ग्रुप है, और उस ग्रुप का जो मालिक है वो सबसे अमीर आदमी, उसका नाम है वांग जियालिन। वांग जियालिन, वांग जियालिन सबसे पीसाण आदमी है, जियालिन। चाइना में लगभग जो है वो, मैं ये कहूं कि ये आंकड़ा मेरे पास पुराना है, 73 करोड़ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि चीन में इंटरनेट यूजर जो हैं वो 73 करोड़ नहीं, 100 करोड़ के लगभग हैं। किताब कह रहा है 73 करोड़, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो है लगभग 1 बिलियन जो है इंटरनेट यूजर्स हैं।
भारत के मामले में काफी आगे है। भारत में लगभग 83 करोड़ हैं। आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि साल भर साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चाइना में जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो लगभग 100 करोड़ हैं, 1 बिलियन। तुलनात्मक तौर पर भारत में जो सकल निवेश की दर है, मैंने बताया चाइना में सकल निवेश की दर जो है वो 44% थी। भारत में सकल इन्वेस्टमेंट की दर जो है वो 30.5% है। ये चाइना में है, ये इंडिया में है। 20 से 25 करोड़ जो है भारत में मध्य वर्ग में गिने जाते हैं, 20 से 25 करोड़। वहां पे लगभग 33 करोड़ के लगभग है। वहां पे 2 से 3% के बीच में जो है वो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं। हमारे यहाँ पे 21.9% लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। वॉलमार्ट का हम जिक्र कर रहे थे, वॉलमार्ट का व्यापार इंडिया में भी है। वॉलमार्ट जो है बड़ी चेन है, और ये जो है इंडिया सभी सामान, परचून का सामान, किराने का सामान जो है वो खरीदता है। लेकिन भारत के नियम कायदे कानून थोड़े से सख्त हैं, इसकी वजह से थोड़ा कम है। एफडीआई में अगर ढील दे दे वॉलमार्ट, तो भारत भी इंडिया में अच्छी तरह से आ जाएगा वॉलमार्ट। और ये भारत से आजकल लगभग $2 बिलियन का सामान खरीदता है। कितने बिलियन का है? $2 बिलियन का जो है वो सामान खरीदता है। चाइना से कितना खरीदता है? 20 से ऊपर। और इंडिया से कितना खरीदता है वॉलमार्ट? $2 बिलियन। भारत के सबसे अधिक धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। अभी इन दिनों में चेंज हुआ है क्या कुछ? बात मैं कर रहा था बेटा, भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक। वैसे तो संपत्ति मापना बहुत कठिन काम होता है इनका, लेकिन अनुमानित संपत्ति की बात करें तो $10 अरब के लगभग इनकी संपत्ति हो सकती है। कहीं कहीं आंकड़ा 9.5 अरब का है। ये सबसे अमीर आदमी है देश के फिलहाल के अनुसार। हालांकि दूसरे और भी व्यक्ति हैं जो काफी अच्छी पोजीशन में हैं, जिनमें अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जो मालिक हैं, अजीम प्रेमजी, अजीम प्रेमजी जो है वो काफी धनवान व्यक्ति हैं। उसके बाद में हिंदुजा ग्रुप के मालिक शिव नडाल, हस्तिनापुर ग्रुप के संस्थापक अजय पीरामल, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति, सुनील मित्तल, ये जो है देश के काफी धनी व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। चोटी के जो दुनिया के 40 टॉप क्लास के धनी व्यक्ति हैं वो उनमें है। और भारत में लगभग ये कह रहा है कि 83 करोड़ व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट के मामले में जो है भारत चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है। अब निर्धन वर्ग के सुधारों में भारत जो है वो चाइना से पीछे रहा है। चाइना ने इस मामले में काफी अच्छा काम किया है। भारत और चीन के कई मामले आपस में मिलते हैं। दोनों विशाल देश हैं, आकार में भी और जनसंख्या में भी। आकार और जनसंख्या दोनों में चाइना और इंडिया बड़े देश हैं। दोनों की अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो लीडिंग इकोनॉमीज मानी जाती हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, अग्रगामी अर्थव्यवस्थाएं, तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती हैं। लेकिन जब कंपैरिजन में करें तो वृद्धि दर जो है वो चाइना की ज्यादा है और इंडिया की कम है। आर्थिक सुधार की बात करें तो चाइना में पहले स्टार्ट हो गए थे 80 के दशक में, और इंडिया में आर्थिक सुधार हुए 90 के दशक में। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुई ना, तब। ये 10 साल एडवांस थे हमारे पास। इंडिया ने पहले ही, सॉरी, चाइना ने बहुत पहले कर लिया था, लेकिन यहाँ पे इंडिया में तो जब बहुत बुरी कंडीशन आई 1991 में, भुगतान शेष का असाधारण संकट आ गया था। भुगतान शेष का असाधारण संकट जब आया तो इन्होंने जो है अपने आर्थिक सुधार लागू किए थे। ग्रामीण क्षेत्र की निर्धनता में चाइना ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन भारत जो है, चाइना ने ये मान लीजिएगा 1978 से लेके और 1998, मैंने आपको बताया था पहले, 20 साल के अंदर अपनी जो निर्धनता है, ग्रामीण निर्धनता, उसमें 85% तक कमी लाई थी। लेकिन इंडिया केवल 50% कमी लाने में सफल रहा था।
और कृषि सुधार की बात करें तो भारत अभी शैशवावस्था में है, प्राइमरी कंडीशंस में है। थोड़ी सी तुलनात्मक रूप से बात करूं मैं एक सारणी के माध्यम से, तो आप देखेंगे ये है। कुल जीडीपी जो है एट पीपीपी पर कुल जीडीपी चाइना की 29.4 और इंडिया की, ये मिसप्रिंट है बेटा, ये मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। याद है ना, 11.35 ट्रिलियन डॉलर, 11.35 ट्रिलियन डॉलर। जीडीपी की वृद्धि दर जो है चाइना की 8.1%, इंडिया की 6.8%। विदेशी विनिमय के भंडार जो है वो 3.22 ट्रिलियन है इनके पास, हमारे पास 632 बिलियन है। मुद्रास्फीति की दर इनकी 2.9 है, हमारी मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा है, 4.35 है। इनका निर्यात जो है वो 3,360 है, हमारे पास केवल 313 है। निवेश की दर 44% और 30% अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी बेटा। अगर एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो ये 30.5 है, ये 30 की बजाय 30.5 है, ये सकल निवेश की दर। ये दोनों की आपस में तुलना है बेटा। चीन की शक्तियां, क्या क्या पावर्स हैं, मेन चीज जो है उसकी, वो चीन की शक्तियां वो क्या क्या हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो कन्फ्यूशियस की नीति अपनाई जाती है वहां पे। किसकी नीति अपनाई जाती है बेटा? कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस की नीति अपनाई जाती है यहाँ पे, डिसिप्लिन के मामले में और आज्ञा पालन के मामले में। सत्तावादी सैन्य राज है, सैन्य राज जो है सत्तावादी है, आज्ञा पालन नहीं करेंगे, अगर राज की आज्ञा नहीं मानी तो कठोर दंड के प्रावधान यहाँ पे हैं। पूरी तरह से उच्च अनुशासनबद्ध सर्वोच्च नेतृत्व है, जो बिना किसी लॉजिक सुने हुए, बिना किसी तर्क के लिए हुए निर्णयों को कार्यान्वित करता है। सुप्रसिद्ध ब्रांड्स जो है वो तो निर्माण करता ही है, बड़े बड़े, अगर मैं व्यापार की बात करूं तो बड़े ब्रांड्स का उत्पादन तो करता ही है, और बड़े ब्रांड्स की नकल करके छोटे ब्रांड्स जो सस्ते होते हैं उनका बड़े पैमाने पे जो है उत्पादन, आप कहते हैं ना कि चाइना की लड़ियां, वो बड़े ब्रांड्स का नकल है एक तरह से, उसके मामले में एक्सपर्ट है चाइना वाला। जो गुणवत्ता में ठीक ठाक होते हैं लेकिन कीमत में काफी सस्ते होते हैं। आप कहेंगे गुणवत्ता में कहाँ होते हैं सर, चाइना का माल तो बहुत फर्जी होता है, लेकिन देखो उसका जो पैसा है ना उसकी तुलना में देखें तो क्वालिटी काफी अच्छी होती है। अंडर डिजाइन वस्तुएं जो हैं वो ऐसी होती हैं कि गरीब आदमी भी खरीद सकता है, वहां का निर्धन आदमी भी खरीद सकता है, इसीलिए हमारे यहाँ सस्ती मिलती है। वहां के बड़े कारखाने, ब्रांड के कारखाने बड़े लोगों के लिए भी काफी बड़े बड़े हैं, तो वो जो है श्रम गहन वस्तुओं के मामले में चाइना छाया हुआ है। अब बात करते हैं चीन की कमजोरियां, क्या जो उनकी कमियां जो हैं वो कौन सी हैं, वीकनेस जो है वो चाइना की। एक तो वहां पे एक पार्टी का राज है, ये बड़ी कमजोरी है। एक पार्टी, कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी बेटा? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पे राज रहता है, अकेली पार्टी है, इसी के लोग चुनाव लड़ते हैं, इसी से राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा? राष्ट्रपति। कौन है राष्ट्रपति? शी जिनपिंग। जिनपिंग याद रख लेना। चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। इंडिया के राष्ट्रपति कौन है? आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। दूसरा जिसकी जो कमजोरी है वो ये है कि कंपनी की शिकायतें दूर करने के लिए, कोई भी कंपनी एजेंसी की शिकायतें अगर कोई करता है तो उसको दूर करने के लिए कोई फुल प्रूफ सिस्टम जो है वो इनके पास नहीं है, उस प्रणाली में काफी सारी कमजोरियां हैं।
मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं करता। इलीगल तरीके से चाइना से बाहर माल जाता है, इलीगल तरीके से चाइना के अंदर माल आता है। श्रम संबंधी नियम बहुत शिथिल है यहाँ पे। उद्योगों में जो लेबर्स काम कर रहे हैं उनके लिए नियम जो है वो बहुत सूगले नियम है। काम करने की शर्तें बहुत कठिन है यहाँ पे। औद्योगिक क्षेत्र जो है उनके भीतर जो है डॉर्मेट्रीज होती हैं, शयनशालाएं जिनको कहते हैं ना, बड़े बड़े हॉल बना दिए, उनमें चारपाई गाल दी, खाट गाल दी, श्रमिक बैठे सोऊंगा सारा का सारा। क्या हो रहा है? डटो एक बार। हम्म। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक काम करना है। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक काम करना। बस ये तो होगी चीन की कमजोरियां। अब बात करते हैं भारत की शक्तियां और भारत की कमजोरियां। वैसे बहुत डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। भारत की जो है एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है, बढ़ती हुई इकोनॉमी है, स्थिर प्रजातंत्र है। भारत का प्रजातंत्र जो है वो चाइना की तुलना में काफी अच्छा है। भारत में जो है अंग्रेजी भाषा का व्यापक प्रयोग होता है, चाइना में इतना नहीं होता। चाइना में चाइनीज की जो भाषा जो है वो ज्यादा बोली जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी के मामले में, साइंस के मामले में, प्रबंधन के मामले में, व्यावसायिक मानव शक्ति के मामले में काफी एडवांस है इंडिया। मध्यम वर्ग जो है 20 से 25 करोड़ के लगभग आगे तेजी से बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग है। कुछ कमजोरियां हैं, और कमजोरियों में सबसे पहली कमजोरी आती है राजनीतिक नेताओं का ढोंग, राजनीतिक नेताओं का जो है फालतू के नाटक। दूसरा जो है प्रशासन की कार्यशैली जो है वो काफी गिरी हुई प्रशासन की कार्यशैली है, काफी लचर प्रणाली है यहाँ पे, शिथिल है। उद्योग की अटकलबाजी वाली मनोवृत्ति, ह्यूमर्स ड्यूमर्स जो है वो बहुत फैलते हैं। यहाँ पे अफवाहें फैल जाती हैं, अटकलें लगाई जाती हैं कि इसको करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से ऐसा हो जाएगा। ये कमियां हैं। भ्रष्टाचार जो है वो देश को खाए जा रहा है। रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं कि फलाना अधिकारी इतने रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया, वो इतने रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया, आज पटवारी पकड़ा गया, कल ग्राम सेवक पकड़ा गया, पुलिस वाला पकड़ा गया, कोई भी पकड़ा गया। टीचर हालांकि कम पकड़े जाते हैं क्योंकि उनके पास टीचर जो है वो देश की शान होते हैं, काफी ईमानदार होते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे ईमानदार नहीं होते, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं अखबारों में रोजाना पढ़ते हैं, वो आंकड़े दूसरे खूब सारे आते हैं, और इसके कारण देश जो है वो धरातल की तरफ जा रहा है, गर्त की तरफ जा रहा है। बस बेटा, मिलते हैं कल। एक मिनट, कुछ एक प्रश्नों का जिक्र कर लेंगे क्या? जीडीपी की क्षेत्रीय भागीदारी के संदर्भ में। अभी चालू है ना। जीडीपी की क्षेत्रीय भागीदारी के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाएं जो है वो सबसे ज्यादा किस पर निर्भर है? भारत और पाकिस्तान दोनों की अर्थव्यवस्थाएं सबसे ज्यादा किस पर निर्भर हैं? प्राथमिक क्षेत्र पर, द्वितीय क्षेत्र पर, तृतीय क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं? सीधी सी बात है, सेवा क्षेत्र जो है उस पर ज्यादा डिपेंड है। और चीन की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है? देख लेना। किस देश ने एक शिशु नीति अपनाई? एक शिशु नीति, वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो चाइना ने अपनाई थी। हालांकि धीरे धीरे अब उससे दूर जा रहा है चाइना, क्योंकि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाने के बाद में जो है वहां की जो जनसंख्या थी वो काफी बूढ़ी हो गई। यंगस्टर्स जो है वो काफी कम हो गए, तो बूढ़ी जनसंख्या होने के कारण अब चाइना ने उस नीति से अपने हाथ वापस खींच लिए हैं। अब देखिए ये प्रश्न आ गया, जनसंख्या की वृद्धि दर निम्न में से किस देश में अधिक है? भारत में, चीन में, पाकिस्तान में? अंदाजा लगा लो। छोटो सो देश है, थोड़ा दिन में बड़ो हो जाए।
पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, तीनों के कंपेयर में। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का अभियान केंद्रित था किस पर? द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। मैंने आपको प्रश्न पूछा था, दो तीन प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं। पहला, विस्तृत औद्योगिकरण, विस्तृत औद्योगिकरण। दूसरा ऑप्शन आता है नई कृषि रणनीति पर। तीसरा ऑप्शन आता है निजीकरण पे। चौथा ऑप्शन आता है आर्थिक सुधारों पर। क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आर्थिक सुधारों की बात कर रहे हैं, तो दिमाग में जो है ना कंफ्यूजन ये आता है, अरे ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जीएलएफ जिसको हम कह रहे हैं, वो जो है आर्थिक सुधारों पर नहीं, विस्तृत औद्योगिकरण पर आधारित था। और शहरीकरण की जनसंख्या सबसे कम किसकी है इनमें? थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, रहने दीजिएगा बस।